तो हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। याद देखो हमारा पर्पस क्या है एमसीक्यूज बनाने का, फिर से हर वीडियो में बताओ, इस बार बता रहा हूँ यार। पर्पस ये है कि आप चीज़ों को कम समय में ज़्यादा समय तक कैसे याद रखो, चीज़ों को कम समय में ज़्यादा समय तक कैसे याद रखो। मतलब आपने फंडामेंटल ड्यूटीज अभी पढ़ लिया, सपोज करो आपने लक्ष्मीकांत से थ्योरेटिकली जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे तरह रीड कर लिया, दिमाग में चीज़ें रहेगी क्या, सबको पता नहीं रहेगी। लेकिन हाँ अगर एमसीक्यूज बनाते हो तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ें दिमाग में जरूर रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ जिस कंपेयर करें बुक से पढ़ी हुई चीज़, सपोज 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 3 दिन तक, 3 महीने तक अगर रह रही है तो एमसीक्यूज बनाई हुई चीज़ें 1 साल तक रहेगी। ठीक है, और वही हमको करना है भाई, बिकॉज हर एग्जाम के दिन पहले तो आप रिवाइज नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक एमसीक्यू बना है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दे, ज़्यादा समय तक चीज़ों को रिटेन रखे और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी लाए। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं भाई रिवाइज करने के, एक तो बुक को बाय लाइन बाय लाइन पढ़ो या फिर नोट्स बनाओ उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। तीसरा जो है 20 क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बना लो और आपकी चीज़ें कवर हो गई। यही प्रीलिम से पहले करना होता है, बिकॉज प्रीलिम से पहले सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है यार, तो चीज़ें बहुत सारी करनी होती है और बहुत कम समय में करनी होती है, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A इज करेक्ट। ठीक है, तो पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, पार्ट 4A में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा है। दे वेर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी एंड वर्मा कमेटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज इसको जो था सिर्फ और सिर्फ स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में इसको बनाया गया था। ठीक है, जो वर्मा कमेटी था ना उसको बाद में बनाया गया था, वर्मा कमेटी तो बहुत बाद में बना था, स्वरण सिंह कमेटी 1976 में बना था, उसके ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया गया था, है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था, तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया था स्वरण सिंह। बट जो वर्मा कमेटी था ना वो बाद में 1999 में हमारे पास इसको है ना कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि क्यों बनाया गया था भाई, टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन। क्या कोई लीगल प्रोविजन है इसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कोई लीगल प्रोविजन है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे इसको बनाया गया था। सो इट इज इनकरेक्ट भाई, इट इज इंसर्टेड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। द ड्यूटी टू पे टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी टू पे टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। हमसे करेक्ट चीज़ पूछिए तो करेक्ट तो बी है, तो आंसर बी हो जाएगा। दिस पार्ट इज एप्लीकेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इक्वली। देखो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन एंड नॉट द नॉन सिटीजन। कि हमारे को अधिकार कुछ मिल रहा है तो ये जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को अधिकार मिल रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें। दिस इज इनकरेक्ट। दे आर इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे इंस्पायर्ड है। ठीक है, और जो हमारे पास डीपीएसपी है ना वो हमारे पास कहाँ से इंस्पायर्ड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है विच द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइडेड अंडर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51A के अंदर बताया गया है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। हार्मोनी प्रमोट करना या फिर एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट करना, यस इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैंने बोला था पहले एग्रीकल्चर आ रहा है भाई, एग्रीकल्चर में 48 पिछले क्वेश्चन में हमने डीपीएसपी कवर किया तो उसमें हमने बताया गया कि एग्रीकल्चर के बारे में हमारे पास आर्टिकल 48 ने बताया है, और एग्रीकल्चर के बाद क्या आ रहा है भाई, इन्वायरमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास 48A आर्टिकल 48 में बताया गया जो कि पार्ट है डीपीएसपी का। सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आर्टिकल नंबर 42 में बताया गया है जो कि एक डीपीएसपी है यार। सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर आर्टिकल को याद रखो, बट हाँ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल के साथ दिमाग में रखने से खास कर तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपीज हो गया और फंडामेंटल राइट्स हो गए, इसके आर्टिकल में क्या क्या लिखा है इतना तो कम से कम हमको याद होना चाहिए, और क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो ही जाता है। सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये हमारे पास आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है। हमको सोशल ऑर्डर बनाना है भाई जिससे हम वेलफेयर को क्या कर पाएँ, प्रमोट कर पाएँ, तो ये डीपीएसपी के अंदर है। हमसे पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर क्या है, तो प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा मेंटेन रखना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है भाई,
द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यार हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन। क्या कभी तक अमेंड नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को? भाई गलत है भाई, इसको अमेंड किया गया है। कब अमेंड किया गया था यार? देखो 1976 में ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 1976 में आया था। 2002 में क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया भाई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना। पहले ये 10 थे भाई, उसके बाद 11वां नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया कि बच्चे को है ना, ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनता है, ये पेरेंट्स का ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, 6 to 14 ईयर के बच्चे को पढ़ाएं, ये जिम्मेदारी बनती है। हमने को बाद में ऐड किया गया, तो ये अमेंड हुआ है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। भाई मैक्सिमम जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एजुकेशन वाले को छोड़ के, जो हमने देखा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे ऐड किया गया था 2002 के अंदर, उसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 10 के 10 वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो ये नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है भाई, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। 48A में बताया गया, मैंने बोला ना इन्वायरमेंट के बारे में 48A में है, एंड हमारे पास 48 में है एग्रीकल्चर के बारे में। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर, ये हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन इंडिया। हमसे क्या पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही बात है यार, ये एक हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ DPSP एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 49 में ये मैंसनड है, आर्टिकल 49 में ये मैंसनड है कि हमारे पास जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करें, है ना, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। देखो भाई फिर से इन्वायरमेंट की बातें आ जा रही हैं, है ना। तो ये लगेगा आपको कि देखो ये तो 51 ये तो DPSP अभी में देखा हमने नहीं। देखो जहाँ पे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स को इम्प्रूव करने की बात करी, प्रोटेक्ट करने की बात आ जाए ना, वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। लिविंग क्रिएचर के कंपैशन हो, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। जो ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को एंड सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना। सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, सेफ गार्ड करने की बात आ जाए, सेफ गार्ड करने की, बचाने की बात आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आता है, ठीक है। बट हमारे पास लिविंग क्रिएचर के लिए अगर हमारे पास कंपैशन की बात करें तो वो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, इसीलिए तो हम MCQs कर रहे हैं भाई। पढ़ने से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और हम MCQs बनाएंगे तो हम कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं उसको हम समझ लेंगे, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी एनशाइंड इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस विच आर डिक्लेयर टू बी ए नेशनल इंपॉर्टेंस। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है भाई, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे उसको, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 49 में है। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल दी चिल्ड्रेन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। देखो अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आर्टिकल नंबर 45 में मैंशनड है यार, है ना। इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 2002 में जो हुआ था उससे, है ना। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। अगर 6 से 14 तक की बात की जाए कि बच्चे को अपने पढ़ाना है पेरेंट्स को, तो वो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर लेस देन 6 ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब अंटिल 6 ईयर की बात करें तो वो DPSP है। सो दिस इज ऑल्सो DPSP, दिस इज ऑल्सो DPSP। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, ये हमारे पास क्या है भाई, एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब होने नहीं देना है। टू पे टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, याद रखना भाई, ये हमारे पास
एक रिकमेंडेशन था कि हाँ भाई टैक्स देना भी एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, बट इसको है ना, जो कि रिकमेंडेशन किसका था, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके बेसिस पे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज बने हैं, उसका एक रिकमेंडेशन था, बट इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किस किस को यहाँ पे कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, कॉन्शियंस मतलब आत्मा, ठीक है, एक तरह से प्रियम्बल को कहा है क्या ना, फंडामेंटल राइट्स को एंड डीपीएसपी को इसने क्या कहा है, इन्होंने कॉन्शियंस कहा है भाई। ठीक, इन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला है ना, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, एन.ए. पालकी वाला ने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूछा जाता है बार बार, है ना। प्रियम्बल इज कॉल्ड बाय, इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड, इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड बाय एन.ए. पालकी वाला, जो बहुत बड़े लॉयर थे, उन्होंने जो इंदिरा गांधी केस थे जिसके खिलाफ गवाही इंदिरा गांधी के मुंह से निकलवा दी थी, वो थे एन.ए. पालकी वाला। आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है, एन.ए. पालकी वाला ने। फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको कंसिडर नहीं किया एज अ कॉन्शियंस। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड फ्रेमिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ लिया है भाई, यूएसएसआर से लिया है। एंड डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसके बीच का जो रैशनल है, जो तर्क है, क्या था, ये हमसे पूछा गया है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। बिल्कुल सही बात है, अगर फंडामेंटल राइट्स हमको मिल रहे हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमको भी कुछ देना है भाई देश को, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया। देयर इंक्लूजन हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, जिससे डेमोक्रेटिक सिस्टम और भी स्ट्रेंथन हुआ है। They serve as a warning against the anti-national anti-social activities। बिल्कुल सही बात है ना, लाइक बर्निंग अ फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, वो एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज एक वार्निंग है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है कि आपको अपने रेस्पेक्ट करना पड़ेगा नेशनल फ्लैग को, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना पड़ेगा, तो एक एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी से एक तरह से वार्न करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा D 1, 2 and 3, तीनों यहाँ पे रैशनल है इसके। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, वायलेंस को रोकना है एक प्रकार से। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। क्या ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल सही बात है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। देखो भाई, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात कहाँ पे हुई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हुई थी। मैंने बताया था कि भाई 48 में, आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 48A में यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है ना, जहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ साथ जहाँ पे लिविंग क्रिएचर की बात की जाए, है ना, लिविंग क्रिएचर की बात की जाए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सब चीज़ एक तरीका से होता है यार, ऐसा नहीं कुछ भी आप, बिकॉज चीज़ें थोड़ी टेक्निकल आ जाएगी तो आप घूम जाओगे। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी वही क्वेश्चन आ गया, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे बताया गया है। तो अभी हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर तो है ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को है ही है, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 48A में इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करते हैं भाई, है ना। 51A क्लॉज G में हमारे पास बोला गया है कि हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को प्रोटेक्ट करना है, लिविंग क्रिएचर्स को, वाइल्ड लाइफ को। जहाँ पे लिविंग क्रिएचर वाला जो लाइन है ना, जहाँ पे जिस आर्टिकल में, मतलब जिस फंडामेंटल ड्यूटी में लिविंग क्रिएचर अभी मैंने जो बात की थी, उसी के अंदर लिखा गया है वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है ना। 7th शेड्यूल के अंदर क्या बताया गया है भाई, बिल्कुल सही बात है, 7th शेड्यूल से ये बोला गया है ना। कहाँ पे ऐड किया गया, 7th शेड्यूल से जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे स्टेट लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया गया कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं,
है ना, वो पहले किसके अंदर थे, स्टेट लिस्ट थे, है ना, उसको अब ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसके अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। उसको अब ट्रांसफ़र कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट के अंदर, किसके थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये इसके अंदर है ना, तब तो ट्रांसफ़र किया भाई। जो वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, तीनों के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है वाइल्ड लाइफ के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी कम अंडर विच द फॉलोइंग। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमको सेफ गार्ड करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करना, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया है यार, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यूएसएसआर से लिया है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को कहाँ से लिया है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, याद करने का तरीका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यू आ रहा है, यूएसएसआर यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is are not a fundamental duty of the citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। ये fundamental duty है भाई। to exercise our universal adult franchise at the time of general election, क्या ये हमारा fundamental duty है? बिल्कुल गलत बात है यार, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हमारे पास जो फंडामेंटल मतलब जो कास्टिंग वोट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। to value and preserve the rich heritage of to value and preserve the rich heritage of our composite culture, ये हमारे पास एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये 51A सब क्लॉज सी एंड इट इज 51A सब क्लॉज एफ। याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि है कि नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिगार्डिंग दी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, उसमें हमारे पास क्या हुआ भाई, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। दी 12th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय दी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट 12th भाई, 11। ठीक है, पहले 10 थे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, बाद में 11 नंबर का जो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। ठीक, जो कि क्या था कि 6 to 14 ईयर के बच्चे को पढ़ाना एक पेरेंट की क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सो दिस इज इनकरेक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड और वार्ड इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है पेरेंट्स और गार्जियन की, प्रोवाइड करे 6 to 14 ईयर्स में अपने बच्चे को एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके कहने पे निकाला गया, यूएसएसआर को देखते हुए निकाला गया। याद करने का तरीका है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है ना। क्या आइडिया के देखते हुए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया था, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स, कर्बिंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गिविंग मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव। क्या सोचते हुए यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था भाई, कि जो सबवर्सिव या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको एक तरह से रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ओके, एक बैलेंस बना रहा है भाई, एक बैलेंस बना रहा है पीपल के बीच में, है ना, उनके राइट्स के बीच में और उनकी ड्यूटीज़ के बीच में। क्योंकि ये मानना था इंदिरा गांधी जी का, फिर बहुत लोगों का भी, कि डेमोक्रेसी कैन नॉट एस्टेब्लिश डीप रूट इन अ सोसाइटी, जब तक जो सिटीजन है ना वो अपने फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्लीमेंट ना करे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, है ना। पॉलिटी तभी सर्वाइव कर पाएगा व्हेन सिटीजन हैव अ हाई सेंस ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Verma Committee on Fundamental Duties of Citizen in 1999 identified the existence of legal provision for the implementation of some of the fundamental duties। हमने शुरुआत में ही बात की थी, वर्मा कमेटी जो कि 1999 में बना था, वो क्या इसने लीगल प्रोविजंस की बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में।
बना किसके थ्रू था भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू बना था 1976 में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अंदर। लेकिन लीगल प्रोविजंस को देखते हुए हमारे पास वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू पे टैक्सेस। ना, पे टैक्स करना कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है भाई, ये रिकमेंड किया था हमने। एक टॉपिक, ये जो पॉइंट है इसको फिर पहले भी कवर किया, बट हाँ फिर भी कवर कर रहे हैं। जो स्वर्ण सिंह कमेटी था ना, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि देखो भाई, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, पे टैक्स को भी एक फंडामेंटल ड्यूटी करना चाहिए, बट उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर allowing the deportation of Rohingyas from Indian territories. While making it case before the court, the government of India had argued that Rohingyas were illegal migrants who had crossed the border. In regard of Rohingyas, which of the following statement is incorrect? हमको रोहिंग्यास के बारे में इनकरेक्ट बताना है, जो कि इलीगल माइग्रेंट कोर्ट ने बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि ये देखो भाई, ये इलीगल माइग्रेंट्स, इनको हम भगा रहे हैं ऐसे बोल के। दे कैन एंजॉय द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, है ना। दिस आर ओनली एप्लीकेबल टू द इंडियंस, बट ये जो राइट टू लाइफ है ये दोनों को मिलेगा। सो दिस इज इट इज करेक्ट कि वो एंजॉय कर सकते हैं राइट टू लाइफ को। ओके, दे आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड मोरल ड्यूटीज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। ना भाई ना, फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली सिटीजन्स को ही यहाँ पे अपहोल्ड करना पड़ता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। अभी तक तो बच्चे को पता आ गया होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के फॉर्मेशन के लिए, है ना, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। इट इज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 18 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंडियन पॉलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है, नॉट करेक्ट। द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम टू बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवन एंड द भारती केस। जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, है ना, क्या था भाई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमको ये पता होना चाहिए, है ना। जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जहाँ पे हमने बात किसकी की थी, है ना, जो फंडामेंटल राइट है, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको कटल करने की बात करता है 25th अमेंडमेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये चैलेंज किया गया था केशव भारती केस में? बिल्कुल सही बात है, इसको चैलेंज किया गया था। आर्टिकल 31C वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच गिव आर्टिकल 39B एंड 39C प्रेसिडेंट्स ओवर द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही बात है, इसने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है उससे ऊपर है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 39B और C क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिसको हमने प्रेसिडेंस किया एज कम्पेयर टू जो फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी है उसके मुकाबले। आर्टिकल 40 डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना, एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो आर्टिकल 40 है वो लोकल पंचायत की बात करता है, मतलब पंचायत बनाने की बात करता है। इसको देखते हुए हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, जिसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज रेस्पेक्टिवली ऐड किए हमने। आर्टिकल 44 बच्चे को अभी तक पता हो गया भाई, बच्चे को पता होगा कि हाँ भाई आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है, यूसीसी के बारे में, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर्टिकल 44 सेज दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। ना 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 ना, ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बताया गया है भाई, कि हमारे पास जो सेफ गार्ड करना है हर लोगों को, हर सिटीजन को, पब्लिक प्रॉपर्टी को और वायलेंस को रोकना है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है, जो भाईचारा का आइडिया है, वो कहाँ कहाँ पे है? तो क्या प्रियम्बल के अंदर फ्रेटर्निटी का आइडिया है भाई? बिल्कुल सही बात है ना। हमारे पास इसमें साथ साथ लिखा हुआ है, हमारे पास सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक S3DR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, की तो पहली लाइन में लिखा हुआ है ऊपर। उसका जस्टिस की बात की जा रही है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जा रही है। उसके बाद लिबर्टी की बात की जा रही है, लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद इक्वालिटी की बात की जा रही है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड
ये हो गया। और उसके बाद नीचे बात की जा रही है किसकी, उसके बाद नीचे में यहाँ पे बात की गई है किसकी, उसके बाद नीचे में यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेटर्निटी की। हमको फ्रेटर्निटी मेंटेन करना है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, ये चीज़ें की बात की जा रही है। तो फ्रेटर्निटी हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है प्रियम्बल के अंदर। फंडामेंटल राइट्स में क्या फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे पास फ्रेटर्निटी का बात की जा रही है भाई, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास राइट टू इक्वालिटी हमारे पास क्यों है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी क्यों है, बिकॉज हम समानता चाहते हैं, एक भाईचारा एक सोसाइटी में मेंटेन रहे उसलिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास एक है ना, प्रमोट हार्मोनियन स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, साफ साफ फंडामेंटल ड्यूटी 51A सब क्लॉज ई में लिखा हुआ है ना। रिलीजियस जो है, लिंग्विस्टिक जो है, रीजनल डाइवर्सिटीज जो है उसको हटाते हुए हमारे पास कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन रखना है यार। और इसके साथ साथ है ना ई में एक और चीज लिखी गई है ना, टू रिनाउंस द प्रैक्टिस दैट इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे बी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमको फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन है उसके बारे में बताना है। दे प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द सिटीजन, बिल्कुल सही बात है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं यार ये। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। एक चीज़ को समझना है भाई, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनकट हमसे पूछा है, इनकट कोई सा भी नहीं है यार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजन हैज अ बियरिंग ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी पे एक बियरिंग है भाई, है ना। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, मतलब दोनों एक तरह से सेम टाइप के हैं, ये हमसे बोला जा रहा है कि कौन कौन से सेम टाइप के हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना। हमारे पास नेशनल एंथम, नॉट नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम याद रखना, नेशनल सॉन्ग का कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वर्मा कमेटी ने बोला कि जो लीगल प्रोविजंस हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं भाई हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखते हुए। प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज राइट टू एजुकेशन में भी हम यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं 2009 में जो आया था। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर एक बच्चे को उसके माँ बाप को पढ़ाना जरूरी है भाई, कितना 6 to 14 ईयर, एक तरह से ये भी यहाँ पे कोरिलेट कर सकता है। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। कोई भी अगर करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज कर रहा है ना, किसी भी तरह से रिलीजियस ग्राउंड में कोई भी वोट को पाने की कोशिश कर रहा है ना, अगर एनिमिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा करवा रहा है दो कास्ट के बीच में, दो रेस के बीच में, दो रिलीजन के बीच में, दो लैंग्वेजेस के बीच में, तो वो एक तरह से यहाँ पे ये हटा दिया जाएगा। ये दोनों तरह से है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास लीगल प्रोविजंस जो है ना, इसके बारे में किसने बताया था यार, हमने बताया, वर्मा कमेटी ने बताया था 1999 में, ठीक है। करेक्ट तो पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सब 1, 2 and 3। तो ये सब चीज़ें हैं भाई जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी। हमने हर इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर किया और कोशिश किया कि वो दिमाग में चिपक जाए, ठीक है। बिकॉज पढ़ने से दिमाग में चीज़ें नहीं अटकती यार, क्वेश्चन बनाओगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वैराइटीज़ में आप समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ों से।